रिक्वेस्ट है, सिक्योरिटी की जो कॉन्सेप्ट है सभी डॉक्टर्स को प्रोवाइड करा है। उन्होंने उनमें अपना परिवार से दूर रह के अपने स्वास्थ्य की भी चिंता न करते। थैंक यू वेरी मच सर। आदरणीय अग्निहोत्री जी की शायद लाइन डिस्टर्ब्ड है, इसीलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। मैं आप सबका जी सर, मैं आप सबका नेक्स्ट वेबिनार 816 में स्वागत करता हूं। हमारे साथ दो विद्वान जुड़े हुए हैं, वैद्य हरीश कुमार वर्मा जी, जो हमारे आयुर्वेद के विद्वान चिकित्सक हैं, वहाँ फाउंडर हैं कैनेडियन कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा एंड योगा इंटरनेशनल के, फाउंडर हैं बेस्ट आयुर्वेद लिमिटेड CAPA कनाडा आयुर्वेद प्रैक्टिशनर सोसाइटी फ्रॉम ओंटारियो, एंड डॉक्टर सेकत बसु, एग्जीक्यूटिव रिसर्च डायरेक्टर फ्रॉम एल्बर्टा कनाडा। सो वेलकम बोथ द स्पीकर्स। आज कनाडा डे है, आज बहुत सारे दिन है एक्चुअली, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट डे, GST डे, यानी कितने सारे दिन इकट्ठे 1 जुलाई को आके हुए। तो हमने दोनों विद्वान चिकित्सकों की बात थी। आदरणीय डॉक्टर BK संजय जी हमारे साथ थे, अभी हमारे साथ आदरणीय डॉक्टर हरीश वर्मा जी हैं कनाडा से, और डॉक्टर सेकत बसु जी है। मैं स्कोप और प्रैक्टिस ऑफ आयुष इन कनाडा, इस विषय में आपके सारगर्भित उद्बोधन की प्रार्थना करता हूँ। डॉक्टर हरीश वर्मा। डॉक्टर पवन जी नमस्कार, और सभी आचार्यों को मेरा नमस्कार। नींद से उठा दिया मैंने। नमस्कार नमस्कार सर। तो आज शॉर्ट नोटिस पे मैंने थोड़ा सा स्लाइड्स प्रिपेयर की हैं, तो मैं पहले स्लाइड शेयर कर लेता हूँ। स्वागत है। हाँ जी, तो स्लाइड्स विजिबल है सर? क्लियर सर जी। तो पहले आज कनाडा डे के समय पे सभी कैनेडियंस को और सभी इंडियंस को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो कनाडा डे कनाडा में इसलिए मनाया जाता है कि उस दिन कैनेडियंस सेलिब्रेट एनिवर्सरी ऑफ कनाडा कॉन्फेडरेशन which occur on July 1st, 1867 with the passing of British North America Act 1867, when 3 separate colonies of Canada's United Canadas, Nova Scotia and New Brunswick were united into a single dominion within British Empire called Canada. तो कनाडा डे पे कनाडा की स्थापना हुई जब उन्होंने 3 कॉलोनीज को यूनाइट कर दिया। तो इस दिन बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, बहुत सारी कम्युनिटीज मिल करके कनाडा डे को सेलिब्रेट करती हैं, बहुत सारी आउटडोर एक्टिविटीज होती हैं और परेड होती है, कार्निवल्स, फेस्टिवल्स, बारबेक्यूज, तो मैरीटाइम शोज, फायरवर्क्स और फ्री म्यूजिकल कंसर्ट्स होते हैं। लेकिन आज का जो टॉपिक डॉक्टर पवन जी आपने रखा है कि स्कोप ऑफ आयुर्वेदिक प्रैक्टिस इन कनाडा, तो मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि कनाडा में कैनेडियन फेडरल गवर्नमेंट ने आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स को प्रैक्टिशनर्स ऑफ नेचुरल हीलिंग के अंडर रिकॉग्नाइज कर रखा है। हमारे यहाँ एक नेशनल ऑक्यूपेशन कोड है, जो कि जब भी किसी ने इमिग्रेशन करवानी होती है तो उसमें कोड दिया है 3232। अगर आप इस कोड को गूगल पे जाके टाइप करेंगे नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन, तो आपको कैनेडियन वेबसाइट पे, गवर्नमेंट की वेबसाइट पे ये वर्डिंग मिलेगी, प्रैक्टिशनर्स ऑफ नेचुरल हीलिंग। इस कैटेगरी में एक्यूपंक्चरिस्ट भी आते हैं, अरोमा थेरेपिस्ट आते हैं, और आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर तीसरे नंबर पे आप देखिए आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स आ रहे हैं। चौथे नंबर पे हर्बलिस्ट, होम्योपैथ, रिफ्लेक्सोलॉजिस्ट और ट्रेडिशनल चाइनीज प्रैक्टिशनर, चाइनीज मेडिसिन के प्रैक्टिशनर भी इसी कैटेगरी में आते हैं। सो अगर किसी का इंटरेस्ट है कि कनाडा में उन्होंने एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू इमिग्रेट करना है,
यहाँ पर PR लेनी है तो वो नेशनल ऑक्यूपेशन कोड नंबर 3232 को याद रखें, इस कैटेगरी में ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ हम लोगों ने एक अपनी एसोसिएशन बना रखी है, कनाडा इंडिया फाउंडेशन, जो कि कनाडा में आयुर्वेदा को रेगुलेट करवाने का कार्य कर रही है। पीछे हमने एक एफर्ट की थी, यहाँ पर यूनिवर्सिटी हेल्थ नेटवर्क है टोरंटो यूनिवर्सिटी के अंडर। दिस इज द लार्जेस्ट रिसर्च नेटवर्क इन मेडिकल साइंस। इसमें 17,000 के करीब मेडिकल रिसर्चर्स काम कर रहे हैं। तो उनकी कोलैबोरेशन हम लोगों ने करवाई विद ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा दिल्ली। तो ये कोलैबोरेशन जो हुई, ये MOU जो साइन हुआ, इट वाज साइंड इन अप्रैल 2022 इन द प्रेजेंस ऑफ इंडियाज प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। तो ये जामनगर में ये MOU साइन हुआ था। और पिछले कल यहाँ पर मैडम तनुजा नेसरी जी आई हुई थी। तो हम लोगों ने एक नेक्स्ट मीटिंग की UHN के साथ, उसका प्लानिंग बनाया कि कैसे हमने रिसर्च में आगे बढ़ना है। उसकी जानकारी भी आने वाले दिनों में आप लोगों के साथ हम लोग शेयर करेंगे। और ये एक्टिविटीज चल रही हैं। और मैं थोड़ा और बता दूं कि जो आयुर्वेदा को WHO ने ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन के तौर पे रिकॉग्नाइज कर रखा है। और ट्रेडिशनल मेडिसिन की डेफिनेशन भी उन्होंने एक्सप्लेन की है। ये मैंने थोड़ा WHO की वेबसाइट से लिया था डेफिनेशन। तो इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ट्रेडिशनल मेडिसिन को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत ज्यादा एविडेंस की जरूरत नहीं होती। और हालांकि प्रैक्टिस के लिए या मॉडर्नाइजेशन के लिए आजकल एविडेंस हम लोग जनरेट कर रहे हैं, पर लेकिन ट्रेडिशनल सिस्टम को रिकॉग्नाइज करवाने के लिए अगर आप कैनेडियन सिस्टम में कनाडा की गवर्नमेंट की वेबसाइट भी देखें, हेल्थ कनाडा की, वहां पर ट्रेडिशनल सिस्टम को रिकॉग्नाइज करने के लिए पाथवे अलग है। नॉर्मल सिस्टम से वो पाथवे अलग है, उसकी लाइसेंसिंग प्रोसेस भी अलग है। तो इस चीज को देखते हुए हम लोगों ने कनाडा में एक ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक मेडिसिन की सीरीज शुरू की है, लेक्चर सीरीज, जिसमें हम हमारी जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है, चाहे वो अशोका रिस्ट है, चाहे वो चंद्रप्रभा वटी है, कुमारी आसव है, हिंगवाष्टक चूर्ण है, अर्जुना रिस्ट है, इन सब पे हमने लेक्चर्स करवाने शुरू किए हैं। और उसको बहुत ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। और सब ये आप लोगों के सहयोग से हो रहा है। यहाँ मैं यही बताना चाहता हूँ कि कनाडा इंडिया फाउंडेशन इस कार्य में बहुत ज्यादा जोर शोर से लगी हुई है। और हम लोग सोच रहे हैं कि 1-1.5 साल में ये कनाडा में आयुर्वेदिक सिस्टम चाइनीज मेडिसिन की तरह पूरी तरह रिकॉग्नाइज हो जाए। और जो लोग इंडिया से आयुर्वेदिक मेडिसिन को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, उसके लिए ऑलरेडी हेल्थ कनाडा ने रेगुलेशंस बनाए हुए हैं। तो जितने यहाँ पर आयुर्वेदिक मेडिसिन नेचुरल प्रोडक्ट्स के तौर पे रजिस्टर करवानी पड़ती हैं। और कनाडा में हेल्थ कनाडा इज द अथॉरिटी जो ये सारे रेगुलेशंस बनाती है। जैसे USA में FDA है, इंडिया में आयुष डिपार्टमेंट है, उसी तरह कनाडा में हेल्थ कनाडा है जो ये सारे रेगुलेशंस बनाती है। तो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के बारे में ऑलरेडी रेगुलेशंस बन चुके हैं। तो उसके लिए उन्होंने लिमिट्स डिसाइड कर रखी हैं कि जो ओरल प्रोडक्ट्स हैं, खाने वाली दवाइयां हैं, तो उसमें माइक्रोब्स की लिमिट कितनी होनी चाहिए और हैवी मेटल्स की लिमिट कितनी होनी चाहिए, मरकरी, लेड, आर्सेनिक, कैडमियम वगैरह, इसकी लिमिट कितनी होनी चाहिए, उसमें सारा ये सब कुछ रेगुलेट हो चुका है। तो उसमें अगर कोई किसी प्रोडक्ट में मरकरी या लेड या आर्सेनिक उस लिमिट से ज्यादा पाया जाता है, तो वहां पर उस प्रोडक्ट को वो सीज कर लेते हैं, बैन कर देते हैं। और उसके लिए फाइन का भी प्रोविजन है। इसका ध्यान उन लोगों को रखना पड़ेगा जो लोग
आयुर्वेदिक मेडिसिन को एक्सपोर्ट करते हैं। और ये जो हैवी मेटल्स हैं, कई बार बहुत सारे इंडिया में छोटे मैन्युफैक्चरर जो ज्यादा टेस्टिंग नहीं करते, उनको पता नहीं लगता कि कई बार पानी से ही हैवी मेटल हर्ब्स में आ जाते हैं। तो अगर वो हैवी मेटल एक लिमिट को क्रॉस करेंगे तो वहां उनको प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसी तरह ये सारी लिमिट्स हैं। आर्सेनिक की लिमिट बता रखी है कि 5 ppm और कैडमियम की 0.3 ppm, लेड की 10 ppm और मरकरी की 0.5 ppm। इससे ज्यादा लिमिट नहीं होनी चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि आपके प्रोडक्ट में आपने कजली नहीं डाली तो मरकरी नहीं आ सकता। मरकरी कई बार पानी की कंटेमिनेशन से भी आ जाता है, और कई बार मरकरी हर्ब्स में भी होता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि वो जो हर्ब या वेजिटेबल या फ्रूट कहाँ पर वो ग्रो हुआ है। अगर वो ग्रो इस इलाके में हुआ जहाँ पर ऑलरेडी मरकरी पानी में ज्यादा है, वहां उस हर्ब में भी मरकरी का कंटेंट ज्यादा आएगा। और अगर वो 0.5 ppm की लिमिट को क्रॉस करेगा, वहां प्रॉब्लम आ सकती है। और उसी तरह बहुत सारे केमिकल्स जो हैं वो भी प्रोहिबिटेड हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन में। उसकी लिस्ट हेल्थ कनाडा की वेबसाइट पे मिलती है, क्योंकि बहुत सारी कंप्लेंट्स पीछे गवर्नमेंट को आती रही कि लोग स्टीरॉयड डाल के आयुर्वेदिक मेडिसिन में यहाँ पर भेज रहे हैं। वो सारा नहीं हो सकता। उसके लिए उन सब लोगों को सोचना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर फाइन का बहुत बड़ा प्रोविजन है। अगर कोई व्यक्ति कोई इस तरह की इलीगल एक्टिविटी करता है तो वहां पर बहुत फाइन होते हैं उनको। और उसी तरह एंडेंजर्ड स्पीसीज जो है उसके लिए भी लिस्ट बनी हुई है। आप बहुत ज्यादा एंडेंजर्ड स्पीसीज इंडिया से भी एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, जैसे कुटकी वगैरह है। ये वाइल्ड लाइफ वालों से लिस्ट आपको मिलेगी, जिसमें ये पता लगता है कि आप कौन कौन सी हर्ब्स वाली मेडिसिन को आप इंडिया से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और जो एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, हर्बल नेचुरल प्रोडक्ट्स में, उसके लिए भी वहां पर प्रोहिबिशन है। जैसे इंडिया में तो कस्तूरी वगैरह अलाउड है, लेकिन कनाडा में नेचुरल प्रोडक्ट्स में एनिमल प्रोडक्ट्स अलाउड नहीं है। और उसी तरह फिर जो लेबल क्लेम्स हैं, बहुत सारी बीमारियों के आयुर्वेदिक मेडिसिन पे क्लेम लिखे होते हैं कि ये किडनी स्टोन को या मैशुरल डिसऑर्डर्स के लिए, पैरालिसिस के लिए, ट्यूबरकुलोसिस के लिए, एपिलेप्सी के लिए, हाइपरटेंशन के लिए, ये आप लेबल क्लेम उन प्रोडक्ट्स पे नहीं लिख सकते जो आप कनाडा भेजना चाहते हैं। वहां पर इस तरह की प्रोहिबिशंस हैं। तो इस तरह से कनाडा में आजकल स्कोप ऑफ प्रैक्टिस बढ़ गया है। आयुर्वेदा की प्रैक्टिस अगर कोई करना चाहे, उसके लिए पहला पॉइंट तो यह है कि आप अपनी इमिग्रेशन करा के पीआर लें। पीआर लेने के बाद आप, अगर इफ यू आर ए आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर इन इंडिया, आपके पास डिग्री है, आपके पास क्वालिफिकेशन है, तो कनाडा में आके आप एरर एंड ओमिशन इंश्योरेंस लेके राइट वे प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद पवन जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद हरीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सभी कुछ तो क्लियर कर दिया, एक्सपोर्ट का भी और आयुर्वेद का भी। बहुत बहुत अच्छा लगा। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। क्षमा चाहता हूँ पुनः नींद में सुबह सुबह। अब वो ऑन्टेरियो का टाइम थोड़ा डिस्टर्ब था, यहाँ का टाइम अलग था। थैंक यू वेरी मच। नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट आउट ऑफ आयुर्वेदा डॉक्टर सैकत कुमार बसु जी। वेलकम डॉक्टर सैकत, welcome. Thank you, Dr. Sharma. It's once again a great pleasure to be present here. And thanks for giving me this opportunity outside the Ayurveda fraternity to become a part of your organization to continue making presentation. I am very much overwhelmed for this love and respect and the warm reception that I always receive from you all. So today, Dr. Verma has already very nicely illustrated the scope and opportunity of Ayurveda in Canada. So I'm not going to repeat after him. The materials already covered by him, but I'm going to talk about a little bit of the trade-related issues of medicinal plants that is resulting in a problem for making the medicinal plants or herbs available in the Canadian market. So, for a few of the things that we need to do, like, it is important for the government of India to develop a protocol. I have been recently approached by AYUSH Ministry
to work with them under a contract to develop a protocol design for what kind of products and how to process the products before sending it to Canada. So I am working right now, working on it. Hopefully this once this protocol is prepared, it gets published, then we will be able to provide a guideline for the producers or the exporters who are sending the materials to Canada. First of all, the challenge is that there is very strict guideline for them from the Canadian government, either from the Agriculture Agri-Food Canada, which is like ICAR, the Indian Council for Agricultural Research. There is also other regulatory agencies which keep a strong eye on what kind of products are coming into Canada, and they are very stringent in that. For some reason, very many Indian companies do not actually realize this, and when they are exporting Ayurvedic medicinal plants and herbs, they are making mistakes in, first of all, in the part is adulteration. So, for example, if the government has shipped for Adatoda or Basak leaves, replacing Basak with other similar looking leaves is not going to work in Canada or United States, because they have very good analytical laboratory system where they will test for the chemicals, they can do DNA testing, they can do chemical pharmacognostic and pharmaceutical testing, and these are cheap, these are available, the labs are highly advanced. So anytime you are looking for adulteration or replacing one species with another, or mixing, say, in a batch of Basak leaves, you are mixing 60% Basak with other related leaves from the same family or related plant families. These get caught very easily. This has been happening quite repeatedly. We have told the Indian High Commission and the Trade Commission to be very stringent in explaining to them that how important it is for them to send quality materials to foreign countries. Now, when a particular company is blacklisted in Canada, or in US, or in Western Europe, or in other countries, it does not blacklist that particular company. It blacklists the brand India. And I have objection about this. The government should the Indian government should also punish these companies, because they are doing a disfavor to the nation by providing contaminated materials, first of all, or for intentional or non-intentional mixing of target and non-target species, or sending materials below the grade. Below the grade, I understand sometimes is like the packaging and processing process in India needs to develop substantially. In spite of having so many IITs, Indian Institute of Science, and so many Institute of Technologies, it is very astonishing to me that even to these dates, the processing ability of plant processing for sending and export, the technology is still not very easily available, or I do not know whether it is very cheap or expensive in India, but I do not think it's that expensive that the company could not provide or afford. So what they are doing is they are not drying the materials properly. When you collect or harvest material from forest, or you are growing them agronomically in the fields, once these leaves are harvested, it needs processing. And how the processing should be done? The processing, the first and the very easiest thing is loss of moisture. If you visit any tea plantation in India, whether it's in Assam, Darjeeling, West Bengal, Kerala, Karnataka, wherever tea is produced, you will see that in between the process, they have long blockages of areas where they are throwing the leaves and allowing them to settle for 24 hours. This takes away 80% of the moisture. Now, same is for medicinal plants. If you leave the medicinal plant exposed to a dry environment or to a dryer for around 1 day or 24 hours, or stipulated 15 hours, 16 hours, it will take away a major part of the moisture. This moisture is a very serious and significant problem. Why is this a problem? First of all, moist material will weigh more than the actual plant material is being sent. So say, for example, 100 kg of material which is loaded with moisture is packed, weighed in India, and transported to Canada. By the time it reaches Canada, say for example, a period of 30 days have passed, so the moisture level has gone down. It has lost a lot of moisture, and say the weight is 70 kg. So at the port, there is a controversy with the government of India or the particular company saying that the amount you are sending is not correct. It is way much below the amount they have paid for. Number two, if you have tremendous amount of moisture in those leaves and plant materials, and if they are being transported across oceans in a humid condition,
it results in bacterial and fungal infection, as also infestation of or hatching of various insect eggs, for which Canada has very stringent laws. Now, previously, what used to happen is they will take the material, they will weigh, evaluate, and they will reject and return it. Now, the Canadian government or other Western government are taking the entire container of sheep and they are destroying the entire material of that container. So the company incurs huge losses because whatever advance they have been paid, you have to return that with your interest, current international level of interest, as set by the Bank of America or the Bank of Canada, or the Reserve Bank of Canada. And at the top, on the top, whatever material they could have retrieved, they are destroying it on the port. So this is resulting in huge incurring costs or losses for the companies, but they are not learning the lesson. Same for honey. I do not wish to name the companies that transport a lot of honey natural honey into Canada, but there is significant reports of finding adulteration in that with cheap sugar. Now, these things, when we do in India, we think that we are doing it professionally, but these are very easily caught in laboratories across Canada because they are very well equipped and this is very cheap in this particular country and they are very well functional. So within a period of 72 hours, all detailed test reports are available in the front of the officer who has the decision to make whether to reject or to leave this. Unfortunately, time and again, the Indian companies who are transporting medicinal plants are not paying serious attention to this, and they are, as a consequence, there is huge economic loss, and they're losing the contract. Now, China is one of the largest producer of medicinal plants in the international market. So is for Canada. India could easily replace China because their material is also substandard, and many of the herbs that are part and prescribed in Ayurveda are not grown or not available in China because that has a very different ecosystem, very different ecological configuration of the nation. So they do not grow many of the species that they are looking for supply of the herbs. But being dependent on India, not being serious in the quality control aspect is, I think, impacting our businesses huge. More than the business, I think India has made a global standard. Now, even Putin calls our Honorable Prime Minister Modi ji for advice. When stature of India has raised to such an extent, it is the responsibility of every Indian that under no circumstances they should bring the country down in the eyes of a foreign country or in the international market that brings bad name to brand India. I do not know whether the government of India punishes these companies significantly. I don't think so. But there needs to be a various significant. But the protocol that we are developing right at this moment of time, we are suggesting significant punishment or even blacklisting of companies which send substandard materials. The last but not the least is the name of the point that has already been raised by Dr. Verma, is the transport or export of endangered medicinal plants into Canada and other Western countries. Now, they have very well organized botanists, taxonomists who can very well easily identify the species, as Dr. Verma has shown us, and he has emphatically mentioned that these plants are not allowed in Canada, in spite of the fact that they are not grown in India. Even if they are coming from India, they do not allow these plants to be depleted to such an extent that these plants become extinct for the entire humanity to suffer. Look at the good part of the Canadian government. They are sending a signal that by not accepting your endangered medicinal plants, we are giving a signal that the government of India and the agencies within needs to take special care about preventing the accidental or intentional transport of endangered medicinal plants, because they will be automatically rejected. Now, the loss is not only to the company, the loss is to the nation and our ecological diversity, because these dried plants, which were stolen from Indian forests through various sources, sent to Canada, rejected, destroyed there, we lose these plants automatically under their law. And the gap that we are creating in our ecosystem is significant. That's a loss, is irreversible. We will not be able to replace them in the long run. How far the companies in India would understand that? I understand that they do not have a standard protocol. That's why the government of India has approached me, and we are working right now on setting up a stringent protocol for international market, how to send, what not to send to the international market. And I hope that this will help our pharmaceutical and pharmacognostic industries to develop in the long run. And by making Indian medicinal plants available to the Canadian market, which is starving for various Indian authentic Ayurveda products,
I think we are only cutting ourselves off. There is huge opportunity. No one likes Chinese government right at this point of time to do the business. They are all ready to support India in providing high quality materials to the Western countries. India needs to give up a wake-up call in this particular medicinal plant industry that will open up further huge opportunity in terms of millions of dollars of trade between India and Canada on medicinal plants. Last but not the least, Indian government need to invest very heavily on the research on the agronomic production of medicinal plants. Most Western countries having cold climate cannot grow medicinal plants very successfully, even in their greenhouses, because the natural parameters are not available. India is a country that can grow crops 6 times a year. But due to lack of information and research protocols available for medicinal plants, farmers are not interested in producing medicinal plants. And even where I am aware the farmers are producing significant amount of medicinal plants, they are not being able to sell their products. So this is where a huge opportunity of overseas trade, particularly in the Ayurvedic sector, is being lost out. AYUSH needs to look into that part. Prime Minister's office needs to look into the part. The Forest Department and the Environment Ministry needs to look into the part to integrate the development where the farmers can sell their products, and these products are processed properly and exported to foreign countries like Canada for a huge profit. All the stages are set. We just need to set the things in action. Hopefully, a protocol would definitely help the process or facilitate the process, but there needs to be a change in attitude too. If we do not change our attitude of providing substandard material, adulterated material, contaminated and insect-infected or fungal bacteria-infected material to foreign countries, thinking that they will not get caught, I think it's it's living and in a utopic world. In this modern international village where there is so much of scientific gear, techniques, protocols, kits available, any possible contamination, any kind of adulteration could be very easily detected, particularly in Western countries. So I hope that our talk and our discussion reaches to the concerned agencies and the government, so that they can take appropriate action in training businessmen or providing workshop for the businessmen before they look for exporting medicinal plants into Canada and other countries, and do not block away the huge economic opportunities and scope that these countries are providing for Indian medicinal product. Thank you very much, Dr. Sharma. It has been a pleasure once again to share this platform. And I also thank Dr. Verma for his illustrious talk, because I also learned a lot about Ayurvedic scope and practices from a legendary figure like him. Thank you so much. Thank you, Dr. Saikat. Thank you very much for your kind support every time we are getting, and your inspiring flow of content. Great. Thank you. Without reading, without slide, you start and stop. Really great, really great. From London, today on Doctor's Day from London, Dr. Naveen Gupta ji is with us. He is also legendary doctor from London, UK. Dr. Naveen Gupta ji, are you comfortable? Dr. Naveen Gupta ji, वैद्य, क्या मैं आपसे आप तक पहुंच रहा हूं? नहीं, तो now I would like to request Professor V.K. Sanjay ji for his valuable comments on overall seminar in brief, and then Agnihotri sir session will be open. I once again thank you for that. You gave opportunity to interact with you and get the views about the Ayurveda, which I was not aware earlier. So it's also the learning for me as well. And your efforts or your society, that Independent Research Ethics Society, is also highly appreciable that you are doing. And I wish that you should achieve your 1000th mark very soon. You are very right, sir. You are very right. Absolutely, you are right. And as I said earlier, and I strongly say, the thought is the primary source of all things. And the thought is the one which should be propagated, because if you do not propagate the thoughts, they are going to die. So whenever you need my help or my support at any stage or so, you can tell me, because this Rajiv Korele, because we do it
such kind of the program. So I thought it will be a nice opportunity to share with you, because you have the wider audience, as well as the your society is connected with the many people than mine also. So that was my idea. Thank you very much. So nice of you, sir. So nice of you. Thank you. We would like to give you trouble every time, sir. At any time. Because So you are inspiring. You are most welcome. Most welcome. We have the Thank plenty of experience as well as the topic. So at any time we can discuss. So nice of you. So nice of you, sir. So nice of you. Agnihotri, sir. Thank you. Thank you, Professor Pawan Sharma ji. Namaskar. And we are all feel indebted with the presence and with the thought of Sir Dr. V.K. Sanjay ji. I'm sorry that due to some technical problem, my voice was not audible to the platform. First of all, we are overwhelmed with your greetings and good wishes that this IRES platform should receive or reach to the 1000 step as early as possible. Your greatness and your wishes will definitely come true with the help of the tireless work of Professor Pawan Sharma ji. You joined us today on that Doctor's Day, and we also feel obliged that you have got certain positive remarks for Ayurveda. This is one thing, because we are doing our work for last 30, 40, 50 years. But at the same time, now the work is highlighted globally, of course, in the eyes and ears in WHO. So now we are stepping ahead and ahead, and good wishes from your side will definitely make us path more easy and more reachable. So thank you so much. I just requested from you for the phone number also for some discussion. Yes, in chat box. Yes, sir. Number you mean to say? Yeah, you can write it now, or we can just share. I may write now. 94111. Just 94111. Yeah. 411. 411. 55. 55. Sir, it is your WhatsApp number also? Yes, it is the WhatsApp. Because I would like to share some. Sure. You can share on this one. I just wrote that I have got some consultation from you regarding. Of course, you are most welcome at any time. It's not. TKR, sir. Sure, at any time. At any time. This is your gate. This is what your gate is. How so simplified a Padma Shri already person may be, and so reachable to us. Thank you so much. You are really gracing our platform. Thank you so much. At the same time, all the 4 speakers of our first webinar, which are just organized on the day, Doctors Day, National Doctors Day, we appreciate their contribution, their time contribution, their experience contribution, as well as their knowledge contribution. And now, for the second webinar, which we based on a very auspicious day for Canadians, that is the Canada Foundation Day or Canada Day. Of course, Dr. Harish Sharma is the president of that Canadian School of Ayurveda Yoga. So he is practicing for last 30 years or more in that country. And very rightly, he put forward one very important thing, that in Canadians government side, Health Canada has been put department as the AYUSH department in India, and where health awareness or during the website, the things are available, and Ayurveda, they are at 3rd place. First is acupuncture, second one is aromatherapy, and the 3rd one is Ayurveda. So naturally, this is the thing, and they are making the rules and regulations and all protocols for the acceptance of Ayurvedic preparations. He talked about, if Dr. Verma ji is here, he might be listening our simple query, that as he talked about that he started a series over the Ayurvedic preparations which are here. Yes, just like Ashoka Arista, Chandra Pravati, this Kumari Asavank, Ingvastachun, and on and on. So I would like to have that information that this Canada Health Department, Health Canada Department is having any personality rather from India having the knowledge of Ayurvedic sciences, so that how they will decide by their own if they are not being taught or having the experience. This is a very basic question. I wish that he should be there in that. So many dignitaries are there, sir.
Sir, that's Dr. good. That's it. Joy, so many dignitaries are there. That's good. That's good. Jamnagar passed Wonderful. minimum 4 or 5 doctors are there. Great, because their contribution, without their contribution, it could not be possible for the Canadian government that they can make a Health Canada like department and talking about Ayurvedic system. That's great. And again, as far as the Saikat Kumar Basuji is concerned, wonderful. He has got no comma full stop on his speech as ever, irrespective of whether the eyes are open or closed. What is the subject? We have got a wonderful time with him during 2 hour hybrid webinars also. They are in Rishikul campus. So he's a great orator and he's a great thinker. He's a great all guest of today's with the instructions of Professor Sharma. Now the discussion is open on both the topics in coming say 30 minutes. Coming 30 minutes. So we have been blessed with so many great scholars and dignitaries of our IRES as well as the this Ayurvedic pathy itself. So to start with, I would like to have as Professor Sharma already invited Dr. Naveen Gupta ji. There he had also been in Canada. Now he is in London. He has been there in Netherlands, so Belgium. So if he is still available, I am just inviting him. Dr. Naveen Gupta ji, क्या आवाज सुन रहे हैं मेरी? वैद्य नवीन गुप्ता जी. Yes, sir. We had a discussion in afternoon today itself regarding all today's preference. Oh, yes, sir. Yes. Whether Rajesh Patangal ji, namaskar, sir. After a great gap, Patangal ji ka swagat hai. Namaskar. So I'll try my best to. रोक लीजिए कहीं पे साइड लगा लीजिए साइड में. No, I'm not driving. My son is driving. My wife is sitting in front and I'm sitting back comfortably. So and within a few minutes we are reaching home. So please tell me. So because I don't have only one visit to Canada that cannot. Today is Doctor's Day, sir. So we would like to have your best wishes on Doctor's Day. And he is also we are not doctors, sir. I'm a Canadian. I'm a Vaidya Ayurvedacharya. I'm not a doctor. We all are doctors, sir. चिकित्सक दिवस. अभी इंडिया छोड़ दिया जी. इंडिया में मनाया जा रहा है सर. Into doctor. बात ये. Yes. So इसको लाइटर नोट पे लेता हूँ मैं. ये इंडिया का नेशनल डे है. And so I do not have any right to practice in India at this moment. So I do not know what to say about it. I don't have a right to practice because I could not get my registration after giving my passport back. So then I don't know how to react on that. But anyway, so it's a national Doctors' Day in India, and it's very, very nice. And I hope that one day we could have celebrated National Rashtriya Ayurveda वैद्य राज दिवस. हाँ जी यस सर. तो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस है ना, इसमें पैंतीस मत जाइए. राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस और कनाडा डे. आप तो कैनेडियन भी रहे हैं थोड़े दिन कनाडा में. नहीं वो तो टूरिस्ट. तो आपने जो ऑब्जर्व किया हो भारतीयों के प्रति, भारतीय वैद्यों के प्रति उनकी जो सदाशयता रही हो, वो कुछ आपका अनुभव हो तो उसको शेयर करिए. हाँ, एक तो मैं थोड़ा सुन रहा था क्या कहते हैं कि डॉक्टर वर्मन ने जब कहा और जब बसु ने कहा था तो मैं शायद किसी और जगह बिजी हो गया था. एनीवे तो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात कर रहे हैं कनाडा में, एग्जैक्टली वही रूल्स एंड रेगुलेशंस सारे यूरोप में, सारे वर्ल्ड में वही होते हैं. बल्कि मेरे को तो नहीं पता, मेरे कोई अन्यथा ना लेना, ना ईगो लेना. मुझे तो ये पता कि यूरोप में सबसे ज्यादा और वेस्टर्न यूरोप के जो रूल होते हैं वो सबसे ज्यादा कठिन होते हैं सारे वर्ल्ड में. अमेरिका के रूल तो बहुत इजी है हमारे से. तो ये तो मुझे पता लगा, यहाँ से बहुत चीजों से पता लगा कि FDA अमेरिका इज द मोस्ट इजीएस्ट वन. एनीवे सो ये सारे रूल्स हैं यहाँ पे भी पूरे इंपोर्ट के, एक्सपोर्ट के और प्रैक्टिस के सभी के लिए यही लागू होते हैं. और तो सेकंड बात, I wish all the best for the National Doctors' Day or National Chikitsak Day in India. And so I don't know what more to say about it. I wish all the doctors to be very... Thank you, sir. Your presence itself is sufficient for us. And when you speak it, that becomes additional. Thank you so much. Okay, thank you. Thank you. After a great gap and after
coming from the tiredness of the getting his son's marriage, our Ved Rajan Patanka ji is very much here, and he has got a great practice experience. Irrespective of that, we celebrate Ayurveda Day on Dhanvantari Jayanti. That is entirely different issue. But as a Chikitsak Day, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के हैसियत से यहाँ डिस्क्रिमिनेट नहीं किया गया है। और बंगाल में खास तौर से हमारे आदरणीय विधान चंद्र राय साहब की तो कहने ही क्या, उनकी लगाई हुई इस पौध से लेके आज तक ऐसे महापुरुष पैदा हुए, जिस दिन पैदा हुए वही दिन उनकी पुण्यतिथि भी है। और बंगाल के चीफ मिनिस्टर भी रहे, भारत रत्न से विभूषित हुए, MBBS होके, और आयुर्वेद की चर्चा करना, आयुर्वेद के लिए लड़ना, और उसके बाद उनके नाम को इतना सम्मान दिया गया कि भारतवर्ष चिकित्सक दिवस के रूप में उनकी जन्मतिथि के क्रम में मनाता है। तो आपके विचार आमंत्रित हैं वैद्य राजेंद्र पटंकर जी। नमस्कार। आप पहले सॉरी कहूंगा क्योंकि गए महीने में बेटे की शादी और घर के कुछ फंक्शंस की वजह से नहीं ज्वाइन हो पाया, तो इसके लिए पहला सबसे क्षमा चाहता हूँ। पर आज के दिन बधाई हो आपको, जवानी बधाई। पर आज के दिन तो ज्वाइन होना ही था, तो सबके लिए हैप्पी डॉक्टर्स डे। मेरे एक दो चार सोच ऐसी है कि आजकल डॉक्टर जो है वो ज्यादातर प्रोफेशनल हो गए हैं, जो मेरे ख्याल से थोड़ी सी गलत बात है, क्योंकि सिर्फ वो आजकल बॉडी और पैसा उसके तरफ ही देखता है, माइंड के तरफ पेशेंट के नहीं देखता है। तो इसके लिए डॉक्टर जो है पहले ही मस्ट बी ए गुड ह्यूमन बीइंग, गुड काउंसिलर, एंड उसको और एक मेरा सोच ऐसा है कि दूसरे जो भी शास्त्र है कि जैसे एलोपैथी है या नेचुरोपैथी है, उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि अपने शास्त्र की स्ट्रेंथ और वीकनेस ये मालूम करके अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो डॉक्टर के बारे में आजकल जो थोड़ा सा अलग सोच समाज के बारे में हो गया है वो वैसा नहीं रहेगा। क्योंकि आजकल जब भी कोई फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है तो अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशंस और ये सब किए जाते हैं कि वहाँ पे डॉक्टर का प्रिसाइज डायग्नोसिस ये आजकल बहुत ही कम दिखाई देता है। तो हिसाब से हम सभी जो जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं और मेरे से भी बहुत सारे सीनियर और पद्मश्री जो डॉक्टर्स हैं उनको भी फिर एक बार प्रणाम। और इतना ही कहूँगा कि हम लोगों को एज ए डॉक्टर वी शुड बी गुड ह्यूमन बीइंग, गुड काउंसिलर एंड गुड फ्रेंड ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन और पेशेंट। और उसके लिए थोड़ा सा पब्लिक अवेयरनेस की भी थोड़ी सी ज़रूरत है, क्योंकि आजकल जो डॉक्टर की इमेज है वो कोरोना के टाइम पे भी और कोरोना के बाद भी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई है। तो उसको फिर एक बार कि डिग्निफाइड ये इसमें लाना, क्योंकि सिर्फ पेशेंट की तरफ से हम लोग देव है ऐसा नहीं या भगवान है, पर पेशेंट भी हमारे लिए भगवान है ऐसा हमारे शास्त्र में भी कहा गया है। तो वो हिसाब से आजकल थोड़ा सा कम दिखाई देता है, तो उसके तरफ भी देखना चाहिए, क्योंकि हमारा जो कुछ पब्लिक के लिए या सोसाइटी के लिए जो देना है वो हम लोग बहुत कम देते हैं। पर इन माय प्रैक्टिस मैं अभी भी पेशेंट के पास उसको दवा देने के बाद अगर पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मैं उसको कहता हूँ कि तुम पहले ठीक हो जाओ, पैसा तो वो देने वाला है। तो इसके लिए डॉक्टर का इमेज हम ही लोग जो है अभी यहाँ पे सब मेरे से बहुत सीनियर है, तो हमको थोड़ा सा उसके बारे में सोचना भी चाहिए और उसको थोड़ा सा पहले जैसा था कि डॉक्टर जो सिर्फ भगवान नहीं था, एज ए वेल विशर और प्रॉपर गाइडेंस देने वाला, तो ऐसा भी होना चाहिए। मैं मेरे ख्याल से कुछ थोड़ा सा अगर गलत ये वर्ड्स मेरे तरफ से गए होंगे तो इसके लिए सॉरी एंड थैंक यू वंस अगेन एंड हैप्पी डॉक्टर्स डे टू ऑल द पार्टिसिपेंट। थैंक यू। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़िया बात आपने बतलाई, बहुत सही आपका कंट्रीब्यूशन रहा कि डॉक्टर्स को पैसे के पीछे हुए
मरीज के होते हुए उसकी सेवा करना चाहिए। और दूसरे व्यक्तित्व के रूप में जब हम उसको ईश्वर का रूप देते हैं, नारायण का रूप देते हैं, तो वहीं साथ साथ ये भी कहते हैं कि नर सेवा नारायण सेवा। तो ऐसी स्थिति में तो नर भी नारायण हो गया और सेवा करने वाला भी नारायण हो गया। तो वह पक्षी यदि हम नारायण भाव से सेवा करेंगे तो इसका जो फलश्रुति होगी वो भी नारायणात्मक यानी कि धनात्मक और स्वीकारात्मक और बहुत ही अच्छी परिणामदायक बनेगी। तो भावनाएं अच्छी हैं और इन भावनाओं को लेते हुए कम से कम आयुर्वेद और भारत ये दो चीजें के साथ चल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बच्चे जो समन्वयक रहे हैं डॉक्टर राजीव कुरेले जी, अगर वो हमारे साथ जुड़े हुए हों तो हमका विचार चाहेंगे एक मिनट के लिए। और हमारे साथ उन्होंने हमारे पद्मश्री डॉक्टर बी के संजय जी को सहयोग पहले ही मिला है, आमंत्रण करते हैं। राजीव जी नहीं है शायद सर, कनाडा के राजीव जी नहीं है सब भी, क्योंकि वहां भी खट्टे मीठे अनुभव होते हैं। हाँ, राजीव नहीं, मैंने उनका नाम I am hosting this webinar from Thailand. I came here for one seminar and still here. So thank you. And now I would like to request Vaidya Parul Joshi ji, Madam Parul Joshi ji, स्वागतम। अब सचमुच पवन ही है, आज यहाँ कल वहाँ। अब सचमुच पवन ही है, आज यहाँ कल वहाँ। Dr. Parul Joshi ji, ex-principal, SMI, State Medical Institute of Ayurvedic Sciences, Ahmedabad. वेलकम मैडम। नमस्कार सर जी। SMIS कोल्लवड़ा गांधीनगर जिला में है और मैं इस वक्त अहमदाबाद जिला में हूँ सर, डिस्ट्रिक्ट अहमदाबाद। आई हैव वर्कड इन गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट। एनीवे, दैट्स नॉट एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ये जो साहब बता रहे थे, मेरा बीच में इंटरनेट चला गया तो मैं ज्वाइन भी लेट हुई, लेकिन जितना भी सुना, एम आई ऑडिबल सर? क्लियर मैडम। जितना भी सुना उतना में काफ़ी प्रसन्नता हुई। एक बात जो बताया कि वैद्यो नारायणो हरि, तो हमारे ज़माने में ऐसा कहा जाता था कि हमारे सबके पास एक फैमिली डॉक्टर हुआ करते थे, फैमिली के पास अपने एक डॉक्टर हुआ करते थे, और यू वाज टू बी ए फैमिली फ्रेंड ऑल्सो, और जनरेशन्स को संभालते थे वे डॉक्टर साहब। आज जो है उनमें एक दिक्कत ये है कि वे पोस्ट ग्रेजुएट्स है और लेफ़्ट हैंड जिसको आता है उसको राइट हैंड नहीं आता है, तो उसको अपनी लिमिट्स पता है। दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम, दे नो द लिमिटेशंस, और वो लिमिटेशंस उनके गुरुजी के वहाँ से आई है। तो अगर गुरु सक्षम हो तो वे हेल्दीली हार्टीली सबको एक्सेप्ट करेंगे। और ऐसे भी मैंने डॉक्टर्स देखे हैं सब। बीच में मेरा जो है गर्दन ऐसा जकड़ गया था, तो मैं यहाँ के सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिलने गई, तो 2500 रुपीज़ फ़ी ली, 72 प्लस 2500 रुपीज़ फ़ी ली, और कोई निदान नहीं हुआ। एक्सरे करा, सब कुछ किया, कुछ नहीं हुआ। लेकिन मेरी सिविल हॉस्पिटल के एक्स हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट, ही इज़ ओनली 62, मेरे से भी जूनियर है, तो वहाँ गई, बोला कि पंडित साहब ये दिक्कत हो रही है। बोले सीधे खड़े रहो, सीधे खड़ी रही। उन्होंने कुछ कसरतें करवाई मेरे पास और बोले कुछ नहीं है, थोड़ा स्ट्रेस ज़्यादा है, आराम ज़्यादा करो, रिटायर हो गई हो, आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। एंड दैट्स व्हाट हैपेंड। तो ये उम्र का नहीं है, डेडिकेशन टू द सर्विस इज़ द मेन पॉइंट। तो वो डेडिकेशन जो है वो गुरु शिष्य परंपरा में ही आती है, क्योंकि मैं 3 टीचिंग इंस्टीट्यूट्स मेडिकल की उनके साथ सीधी जुड़ी थी। तो मैंने देखा था कि जब हम लोग पढ़ते थे और जिस तरह के टीचर्स थे और बाद में जो टीचर्स आए, उनकी क्वालिटी में जो फ़र्क है वो हमें देखने को मिला। दूसरी बात जो कनाडा इंडिया फाउंडेशन की हुई, उसमें क्योंकि मैंने तो हरीश साहब को देखा है क्लोजली, और आई एम वेरी प्राउड कि उन्होंने जिस कदर काम किया है और आयुर्वेद को पहचान बनाई है कनाडा में,
जब हम लोग एक्टिव थे आयुर्वेद में, तो उस वक्त कनाडा में तो कोई ऐसा फ्यूचर था नहीं, तो समझ में आ रहा है कि किस कदर का उन्होंने संघर्ष किया होगा। सो वेरी मैनी कॉम्प्लीमेंट्स टू हिम। और उन्होंने जो भी किया है वो सराहनीय है और उनको ढेर सारे अभिनंदन। आज डॉक्टर्स डे के दिन भी एक आयुर्वेदाचार्य के और एनआरए को सभी तरह से हरीश साहब को मेरे बहुत सारे अभिनंदन है। और उन्होंने जो बात बताई वही जो उसके बाद बहुत बहुत धन्यवाद मैडम बताई जी आपका। वो बहुत आप जुड़ी, आपने अपने विचार रखे। एक्सपोर्ट करने वाले जो लोग हैं वे लोग ऐसा बोलते हैं, उनको क्या पता चलेगा? उनको पता चले ना चले, हमको तो पता है कि हमने एडल्टरेशन किया है। वाई डूइंग दैट? क्यों ऐसी चीज़ करे कि हम शर्मसार हुए और हमारा देश भी शर्मसार हो? तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो इस प्लेटफॉर्म से मैं सभी एक्सपोर्टर्स को बताऊंगी, आयुर्वेद के हो, हर्ब्स के हो, किसी भी तरह के भी एक्सपोर्टर्स हो, ये ध्यान रखें कि जो भी कर रहे हैं उससे हमारे देश का भी नाम जोड़ता है, तो ऐसी कोई बात ना करे। थैंक यू वेरी मच सर फॉर गिविंग मी टाइम एंड यस टू लिसन ऑन दिस प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म। और 1000 तो क्या, हम उससे आगे जाएंगे, सब 1000 से आगे बिल्कुल जाएंगे। जय हो जय हो जय हो, आपकी जय हो। अग्निहोत्री सर, आपके विचारों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय अग्निहोत्री सर। जी सर, हमारे परीक्षा आपकी नेट आजकल कमजोर क्यों हो रही सर? सही जगह पे बैठेंगे तो नेट कमजोर नहीं रहेगी। आवाज नहीं आ रही आपकी सर? खराब कभी नहीं होता था। तो पुणे में ही है ना, या नहीं आ गए वापिस? पुणे में है सर। हाँ, पुणे में आजकल थंडरस्टॉर्म और ये भी है ना, तो शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम। मैं आदरणीय लक्ष्मीकांत द्विवेदी जी को सादर आप हमारे आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, कट कट के आ रही है। आदरणीय लक्ष्मीकांत द्विवेदी, मैं बुला रहा हूँ सर, चिंता मत कीजिए। आदरणीय गुरुदेव लक्ष्मीकांत द्विवेदी भारत, एक्स प्रोफेसर एंड हेड एनआईए जयपुर, एक्स हेड। जी सर। वेबिनार में प्रतिभागी सभी विद्वानों का सम्मान, हार्दिक अभिनंदन। और साथ में दोनों वेबिनार मैंने सुने, बहुत अच्छा विचार विमर्श हुआ। और जहाँ बात आई कनाडा की स्थिति की या डॉक्टर्स डे की, तो उसमें दो बात है। एक, डॉक्टर्स डे में चिकित्सा के लिए चारों चीजें हैं। प्रोफेशनल हो गए डॉक्टर ज्यादा, क्योंकि आर्थिक युग है, नहीं तो क्वचित अर्थ क्वचित मैत्री क्वचित विद्या क्वचित यशः। तो चिकित्सा के लिए तो चारों रास्ते खुले हुए हैं और उसके आधार पर चिकित्सक सेवा भाव से कार्य करे। किंतु जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के कारण से जो प्रभाव पड़े हैं विश्व में, उसके आधार पे ये कुछ देखने को हमको मिलता है। तो थोड़ा सा आर्ता पुत्र वदाचरणीय या जो कुछ भी हम लोग विचार करते हैं, तो देवता तो है ही, आराध्य देव है रोगी हमारे, किंतु फिर भी चिकित्सक जो है उसके लिए तो चतुष्पाद में औषधि ने भी अपना श्रेय चिकित्सक को समर्पित किया। ये आयुर्वेद के विचार है। और जहाँ कनाडा की और आयुर्वेद की स्थिति की बात है, तो WHO की कुछ डेफिनेशन और फिर आयुर्वेद के बारे में, तो आयुर्वेद तो ट्रेडिशनल मेडिसिन है या आयुर्वेद शाश्वत है, यही हमको तय करना है। भारत सरकार भी इसमें विचार करे। और ये जो स्थितियां बन रही है उसमें विश्व व्यापार के आधार पे जो आर्थिक दृष्टिकोण से जो कुछ हम करते हैं, नियम कानून तो बना लेते हैं, किंतु उसका रेगुलेटरी एस्पेक्ट में बहुत कुछ लेकुनाज हैं जो ऐसे मंचों पे चर्चा भी नहीं हो पाती। और कुछ नियम बने, कुछ एक सर्कुलर देखा कि साहब हमने कुछ नियम बनाए, इसलिए व्यापार संगठन आयुर्वेदिक औषधि को भी बाहर भेजने के लिए अनुमति दे, क्योंकि हमारे रूल्स हैं। तो उन रूल्स में जो स्थिति बनती है, जैसा हरीश वर्मा जी सर बता रहे थे, हरीश जी उस लाइन पे, तो उसको भी विचार करें कि लेबल के ऊपर लैटिन नाम लिख देने से अंदर जो औषधि डाल रहे हैं वो वही है, ये गारंटी नहीं है।
आप उसको सब्स्टिट्यूट बोलो, एडल्ट्रेशन बोलो, मजबूरी बोलो, नाम हिंगवष्टक चूर्ण रहेगा, किंतु शाहजीरा लेटिन नाम लिखने से शाहजीरा काम में ले रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। ये दाऊ जी जो MP थे कोटा से, उन्होंने पार्लियामेंट में काफी जोर से बोला, फिर भी आज भी स्थिति जो है नियंत्रण से बाहर है, और भारत सरकार नियम बनाने में तो तत्पर है, किंतु रेगुलेटरी एस्पेक्ट में स्टेट गवर्नमेंट पे डाल के हम तो यहाँ प्रत्यक्ष देखते हैं, बाहर क्या होता है वो हरीश वर्मा जी को ज्यादा अनुभव होगा। इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। आदरणीय अग्निहोत्री सर। यस सर, बहुत बहुत आदरणीय गुरुदेव का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सही बात कही। हम भारत में बैठ के क्या कुछ जान सकते हैं, असली जानकारी तो विदेश में बैठे हुए लोगों को भारतीय औषधियों और उनके सही ढंग से या समुचित ढंग से या अनुचित ढंग से जो भी उपयोग सदुपयोग हो रहा है उसके बारे में सही जानकारी तो वहीं मिलती है। किंतु फिर भी ये निश्चित है कि जो एक चीज उन्होंने बताई कनाडा वाले हमारे हरीश वर्मा जी ने, कि जो इस समय दुर्लभ प्रजातियां हो रही हैं या जो विकल्प के तौर पर जो एडल्ट्रेशन हो रहा है, उसके लिए वहाँ के न केवल गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट है बल्कि जुर्माना का भी बहुत बड़ा वहाँ पर व्यवस्था विधान है। ये अच्छी बात है। कम से कम इससे आयुर्वेद माने आलोचना से बचा रहेगा और इसकी ख्याति जो है वो बढ़ती ही रहेगी। अन्यथा ये भारत में तो कुछ कहा ही नहीं सकता, विदेश में तो कम से कम ये आलोचना का न बने, ऐसी ख्याति रहे। आपके शब्द का, आपके विचारों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम समझते हैं हम प्रोफेसर पवन शर्मा जी आगे कार्रवाई और आदरणीय गुरु जी के विचार मिल गए, तो अब तो समापन की तरफ ही चलते हैं और सभी के विचार आ ही गए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आभार, नमस्कार, शुभ रात्रि सर। शुभ रात्रि सर। प्रोफेसर पवन शर्मा जी। आदरणीय VK संजय सर, बहुत बहुत प्रणाम, सादर प्रणाम। मैं जानता हूं मैं आपको तकलीफ दे रहा हूं, लेकिन फिर भी ये आग्रह है मेरा कि मैं देता रहूं, ऐसा आशीर्वाद बनाए रखिएगा। आप म्यूट हैं सर। नहीं, मेरा आपको सहयोग मिलता रहेगा, जब आप कहेंगे तब मैं आपको सहयोग। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच टू ऑल, प्रणाम, थैंक यू, गुड नाइट, हैप्पी डॉक्टर्स डे।